जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और ये हमारी एमएल कोर्स की चौथी वीडियो है और इस चैप्टर 2 का ये दूसरा पार्ट है। अब तक हमने देखा कि कैसे बेन ने पीट की मनी जो है वो डिपॉज़िट कराई है बैंक में और प्लेसमेंट जो है या फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बेन इस मनी को डिसअपीयर करने की कोशिश करेगा कि कैसे ये डिसअपीयर करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे लेयरिंग कैसे होगी। अब मनी जो है वो बैंक में है लेकिन अभी तक मुकम्मल क्लीन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर देखेंगे अकाउंट को, बेन उसे कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर्स कोई भी अगर उन्हें सस्पिशियस कोई हो गया, कोई शक पड़ गया तुम्हारी एक्टिविटी पे, तो वो अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो डायरेक्टली तुम्हारे साथ लिंक होगी और अगर वो तुम्हारा तमाम बुक्स चेक करेंगे रेस्टोरेंट की, अगर वो स्क्रूटनाइज करेंगे रेस्टोरेंट को, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा जितना तुम शो करा रहे हो। तो उससे ये होगा कि तुम पकड़े जाओगे। फर्स्ट स्टेज तो क्लियर होगी, तो अब जो है हमें सेकंड स्टेज करनी पड़ेगी जिसे लेयरिंग कहते हैं, ताकि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर हो तो वो उसे फॉलो ना कर सके। अब लेयरिंग में क्या होगा कि वो फंड को जो है मुख्तलिफ अकाउंट्स में मूव किया जाता है, मुख्तलिफ कंपनीज के अकाउंट में मूव किया जाता है, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में मूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूएस से पैसे किसी ऑफशोर अकाउंट में पनामा में, या जहाँ पे एमएल लॉज कोई बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है या वहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन और प्राइवेसी लॉज का काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे फंड मूव किए जा सकते हैं और फिर वहाँ से दोबारा जो है वो पीट के अकाउंट में मूव किए जाएंगे। तो लेयरिंग में ये होता है कि मूविंग फंड फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स, जहाँ पे और उसमें मल्टीपल अकाउंट डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं, डिफरेंट लोगों के हो सकते हैं, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में हो सकते हैं, ताकि क्या हो कि वो जो रेस्टोरेंट के बिजनेस से डिपॉजिट की गई मनी थी वो बैंक से दूसरे बैंक में जाए। अब पहले बैंक वाला दूसरे बैंक की अमाउंट तो पूछ सकता है कि आपका सोर्स ऑफ फंड कहाँ से है, तो वो बता देंगे कि उन्होंने कहाँ से डिपॉजिट करा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इनके पास इंफॉर्मेशन कम से कम होती जाएगी, क्योंकि हर कंट्री के अपने प्राइवेसी लॉज हैं और बैंक्स के अपने प्राइवेसी लॉज हैं। वो हर दूसरे बैंक को इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी जो उन्हें लीगली प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके अलावा वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे और फिर इन्वेस्टिगेटर के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना काफ़ी मसला होगा। अगर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए लेयरिंग की जाती है। तो इससे मनी जो है वो अपने ओरिजिन से या ओरिजिनल डिपॉजिट से फर्दर जो है वो अवे हो जाती है, काफ़ी दूर हो जाती है। तो इसमें ये होता है डिफरेंट जुरिस्डिक्शन हो गई, डिफरेंट कंपनीज हो गई। तो अब क्या होगा, इसकी चेन क्या है कि उसने पीट ने रेस्टोरेंट का बिजनेस अकाउंट ओपन किया, वहाँ पे कैश डिपॉजिट किया, उसके बाद एक ऑफशोर होल्डिंग कंपनी खोल ली। तो फॉर एग्जांपल पनामा में उसने कंपनी खोल ली, तो वो क्या करेगा कि वो डिपॉजिट करेगा और वो ट्रांसफ़र करेगा अपने बिजनेस अकाउंट से पनामा के होल्डिंग अकाउंट में। मे बी एक उस वहाँ पे होल्डिंग अकाउंट की एक और कंपनी होगी। ये कंपनीज का स्ट्रक्चर होता है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। आप जितनी कंपनीज बनाना चाहें, तो लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बनाते हैं, मैनेज करने के लिए, फिर उसके बाद टैक्स को बचाने के लिए, और फिर ज़ाहिर सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी ये यूज़ हो सकती है। अब वो होल्डिंग कंपनी पहले बनाएगा, उस होल्डिंग कंपनी में अकाउंट बनाएगा और बिजनेस अकाउंट में अपने इस बिजनेस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा पेमेंट, और फाइनली वो फिर लेयरिंग होगी। इस तरह मल्टीपल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करेगा और फाइनली फिर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में आएगी, जो इंटीग्रेशन जो लास्ट स्टेज होगी। ऑफशोर जुरिस्डिक्शन क्यों यूज़ होती है यहाँ पे? ऑफशोर जुरिस्डिक्शन जो है वो टेरिटरी होती है जो जहाँ पे बैंक सीक्रेसी लॉज जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या स्ट्रांग है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी भी कस्टमर के बारे में बैंक इन्वेस्टिगेटर को इतनी आसानी से नहीं बताते, क्योंकि प्राइवेसी लॉज भी हैं जहाँ पे आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ठोस सबूत ना हो और कोर्ट की तरफ से कोई आर्डर ना हो उस इंस्टीट्यूशन को। तो उसमें और उसकी एएमएल रिक्वायरमेंट ऑफशोर में ज़्यादातर ये होता है कि मिनिमम एएमएल रिक्वायरमेंट होती है। उसकी वजह यह है कि इन जो बैंक्स की जो पनामा है या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, ये इस तरह के और भी आइलैंड्स हैं जो ऑफशोर कंट्रीज हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो इकोनॉमी है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। तो इसीलिए वो फिर अपने प्राइवेसी लॉज को ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं, ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, उनके अकाउंट में डिपॉजिट ज़्यादा करवाएं। ये मकसद नहीं होता कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के एएमएल यहाँ पे आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, लेकिन क्रिमिनल इसे अब्यूज़ भी करते हैं प्राइवेसी लॉज की वजह से। तो मनी जो है वो ऑफशोर अकाउंट में एज अ लेजिटिमेट बिजनेस पेमेंट के मूव होगी। अब इन्वेस्टिगेटर जब रिकॉर्ड मांगेंगे उस ऑफशोर जुरिस्डिक्शन से, तो उनकी एक्सेस ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेसी लॉज हैं।
तो इसलिए इस वजह से एफआईयूज़ जो हैं, जो मैंने बताया था जैसे फिनसेन है, फिनट्रैक है, तो एक इनका आपस में कोऑपरेशन होता है। एफएटीएफ की रिकमेंडेशन है एक, उसकी वजह से इन्हें इन एफआईयूज़ को आपस में ये कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर सीटीआर किसी कस्टमर की जनरेट हुई या एसएआर, एसटीआर अगर जनरेट हुई है, तो वो कंट्रीज़, और अगर वो दूसरी कंट्री का सिटीज़न है, तो वहाँ पे ये एक दूसरे के साथ एफआईयूज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब आ गया इन्वेस्टिगेटर वाल। इन्वेस्टिगेटर के लिए अब मसला क्या होता है, जब लेयरिंग होती है, एक तो प्राइवेसी लॉज़ हो गया, फिर मल्टीपल जुरिसडिक्शन है। अब जो यूएस का जो इन्वेस्टिगेटर है, उसके लिए यूरोप में या किसी और कंट्री में इंफॉर्मेशन लेना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, उसके लिए पेपर ट्रेल की काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी। तो अब ज़रूरी तो नहीं है, पहले तो ये देखना कि किस बैंक में गए हैं, उसके बाद में भी उस बैंक से ऑलरेडी मूव हो चुकी है मनी किसी दूसरे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और लेकिन इन्वेस्टिगेटर पहले शुरू कहाँ से करेगा? अब ये भी तो नहीं उन्हें पता कि ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सस्पिशन की बुनियाद पे। और अगर कोई चालाक लोग, जैसे वो सीटीआर में बेन ने उसे बताया कि थ्रेशोल्ड नहीं मीट करना, सीटीआर को अवॉइड करना है, तो वो सीटीआर रिपोर्ट भी जनरेट नहीं होगी, तो एफआईयू को पता नहीं चलेगा जब तक वो स्ट्रक्चरिंग कोई डिटेक्ट ना करे। वो हम डिस्कस करते हैं। तो तमाम ट्रांज़ैक्शन जो है बैंक के लिए, तो तमाम ट्रांज़ैक्शन जो हैं वो पीट की वो लेजिटिमेट नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक बिज़नेस उसने शो करवाया है, उसके थ्रू तमाम ट्रांज़ैक्शन जो हैं वो लेजिटिमेट नज़र आ रही हैं, और बैंक को एक मैनेजमेंट फ़ी भी मिल रही है, और उसके बाद इंटर कंपनी ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं, तो ये सारा कुछ बैंक को तो नॉर्मल नज़र आ रहा है। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि एक ड्रग मनी जो है वो मूव कर रही है अपने ओरिजिन से बहुत ज़्यादा दूर, ताकि अब पता नहीं चल रहा कि वो किसकी, उसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो ये मैंने एक लेयरिंग की बड़ी सिंपल सी मिसाल दी है, इससे काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पे तो पीठ ही बिज़नेस ऑनर है, नॉर्मल जो है वो पीठ खुद बिज़नेस ऑनर नहीं होगा, कोई और बंदा होगा, जैसे बेन है, या मे बी वो मनी ही दूसरी जुरिसडिक्शन से शुरू करें। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल को एक सिंप्लीफाई किया ताकि असल मकसद समझ आए। अगर आप मैं शुरू से ही होल्डिंग कंपनीज या इस तरह की मिसाल शुरू करता, तो आपके लिए थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करना कम्प्लेक्स होता। लेकिन इसके लिए रियल स्टडी केसेस हैं जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, या आप भी देखिएगा कि रियल स्टडी केसेस जो हैं वो कैसे मनी मूव हुई, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बैंक जो है वो, जो तीसरे स्टेप पे जो बैंक है, फॉर एग्जांपल जब मनी क्लीन होके एक लास्ट बैंक में जाते हैं, तो उसे नहीं पता कि फर्स्ट टू स्टेप कहाँ पे है, वहाँ पे कहाँ से पैसे कहाँ से डिपॉजिट हुए थे इंस्टीट्यूशन में। तो लास्ट फॉर एग्जांपल अगर एक की बजाय उसने दो जुरिस्डिक्शन में डिपॉजिट करवाए हैं, या कोई 4-5 बैंकों में मूव किए हैं, तो जो पाँचवाँ बैंक है उसे पहले का नहीं पता कि पहले मनी ये कहाँ से डिपॉजिट हुई थी, प्लेसमेंट कहाँ पे हुई थी। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेयरिंग में डिटेक्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग को। स्ट्रक्चरिंग और लेयरिंग टुगेदर जो है वो मतलब स्ट्रक्चरिंग और लेयरिंग ये इकट्ठी की जाए होती हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती हैं, क्योंकि सीटीआर रिपोर्ट नहीं होता, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं होती, डिपॉजिट अंडर 10,000 रहते हैं, तो वो एफआईयू के रडार से बचे रहते हैं। लेकिन पैटर्न जो है वो सस्पिशियस हो जाता है। अगर कोई सीनियर या एक्सपीरियंस्ड कंप्लायंस ऑफिसर होगा जो या ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि ये बंदा जो है ये बार बार 10,000 से कम ही रिपोर्ट कर रहा है। वो जो मैंने पहले मिसाल दिखाई थी पीठ की, कि वो उसकी ट्रांजैक्शन या उसका प्रॉफिट जो है हमेशा 10,000 से कम कैसे हो रहा है, कैसे उसके कस्टमर 10,000 से बढ़ ही नहीं रहे। तो वहाँ पे जो है वो पैटर्न सस्पिशियस हो गया। अब अगर पैटर्न सस्पिशियस हो जाए, तो उसके लिए फिर एससीआर रिपोर्ट होती है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, जो कि एफआईयू को सबमिट की जाती है। अब सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट जो है ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सीटीआर जो थी उसमें एफआईयू के पास इंफॉर्मेशन तो चली जाती है, लेकिन अब एफआईयू के पास रोज़ की हज़ारों रिपोर्ट्स जाती हैं सीटीआर। अब वो सबको तो नहीं देख सकते, उनके पास इतना स्टाफ नहीं होता, लेकिन अगर सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट चलेगी, तो वो पॉसिबिलिटी है कि उससे वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बजाय नॉर्मल सीटीआर के। तो ये सीटीआर से बचते-बचते सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कंप्लायंस ऑफिसर कितने विजिलेंट हैं, वो पैटर्न को कैसे डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चरिंग एक माइक्रो स्ट्रक्चरिंग भी होती है, जहाँ पे बहुत छोटी-छोटी रकम डिपॉज़िट की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो एएमएल ऑफिसर्स हैं, वो कितने ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं उस इंस्टीट्यूशन के, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, और कैसे वो डिटेक्ट कर पाते हैं डिफरेंट टाइपोलॉजीज़ को।
तो लेयरिंग जो है ये फिर डिस्टेंस क्रिएट करती है प्लेसमेंट से, इसीलिए एएमएल के लिए ज़रूरी है कि जो डिपॉज़िट के दौरान ही, प्लेसमेंट के दौरान जो फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है वहीं पे इसे डिटेक्ट किया जाए। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ईज़ी है वहाँ पे डिटेक्ट करना, और वो तभी होगा जब आपके एएमएल ऑफिसर जो हैं, आप लोग प्रॉपरली एजुकेट होंगे, आपको पता होगा। यही वजह है कि हमने ये मिसाल जो है ये फ्रॉम क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू वो कैसे एक्ट करते हैं, तो मैंने वहाँ से लिया ताकि हम ये समझ सकें कि क्रिमिनल माइंड क्या है, माइंडसेट क्या है, वो कैसे काम करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ज़्यादा बेहतर पता होगा। आज हमने क्या सीखा है, लेयरिंग सीखी है। लेयरिंग में डिफरेंट फंड को डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में, डिफरेंट कंपनीज में मूव किया जाता है ताकि वो ओरिजिन से, प्लेसमेंट से का उनके साथ लिंक जो है वो बनाना इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, बैंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। होल्डिंग कंपनी जो है वो कंपनी जो दूसरी जुरिस्डिक्शन में हो या इवन के सेम जुरिस्डिक्शन में भी हो सकती है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट डिफरेंट होगा तो वो फिर भी वो मुश्किल होता है। तो होल्डिंग कंपनी कोई पेरेंट कंपनी हो सकती है। नॉर्मली ये टैक्स को मिनिमाइज करने के लिए बनाई जाती हैं। इसके और भी डिफरेंट पर्पज़ होते हैं, मल्टीपल कंपनीज को मैनेज करना, लेकिन क्रिमिनल जो है इन्हें अब्यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ऑफशोर जुरिस्डिक्शन जहाँ पे बैंकिंग सिक्रेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और एएमएल रिपोर्टिंग रेगुलेशंस जो हैं वो काफ़ी कम होती हैं, या एएमएल रूल्स लैक्स होते हैं थोड़े। तो क्यों एएमएल को अर्ली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि लेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर प्लेसमेंट में डिटेक्ट ना हो तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं लेयरिंग में डिटेक्ट होने के मनी लॉन्ड्रिंग को। तो आगे हम देखेंगे कि अब मनी जो है वो मूव कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब पीट जो है अब अपना हाउस फाइनली वो बाय करने के नज़दीक है कि कैसे वो अपना हाउस वो बाय करेगा, जो उसका सबसे पहला ड्रीम था और जिसकी वजह से उसने ये सारा सेटअप जो है, सारा सर्कल मनी लॉन्ड्रिंग का शुरू किया। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपने मेरा कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम एएमएल के रिलेटेड मटेरियल शेयर करते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।